अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से हो रही हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान का मुख्तसर लेकिन इंतहाई नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन आ गए हैं वापस। इस दौरान फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें की हैं, जहां अमन व इस्तेहकाम और हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुशावरती अमल तेज़ करने पर बातचीत की गई है। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी और मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने बताया है कि ईरान और अमेरिका की तवज्जो मुफ़ाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज़ है। पिछले एक हफ्ते में दोनों तरफ के ख़यालात काफ़ी हद तक करीब आए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी उम्मीद का इजहार किया है कि हो सकता है ईरान मुआहदा आज ही कबूल कर ले। इस पर बात करने के लिए मरियम फातिमा साहिबा माहिर हैं सिक्योरिटी उमूर की, प्रोग्राम में मेरी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया आपका मरियम। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, फील्ड मार्शल गए, तेज़ तरीन दौरा था, मुख्तसर दौरा था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नतीजा खेज दौरा था, तो हम कह सकते हैं कि वो जो एक जुमूद था अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो पाकिस्तान तोड़ने में कामयाब हो गया है? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए किरण। सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये जो टॉक्स थी ये स्टॉल थी, जिसमें आपने जमूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने इनको रिवाइव करने के लिए, इनको दोबारा से डायनामिक अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया है। पाकिस्तान ने बेहतरीन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है शटल डिप्लोमेसी करने के लिए US और ईरान के बीच में। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपके सामने रखना ज़रूरी समझती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के पैराडाइम में जब आप इसको देखते हैं तो US और ईरान के बीच में एक एसिमेट्री है पावर की। US इज़ अ बिग पावर, इट्स अ सुपर पावर, और ईरान जो है एक वीकर पावर है। सुपर पावर्स जो होते हैं हमेशा नेगोशिएशन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट इसलिए क्योंकि वो पावरफुल होते हैं, तो उनको लिवरेजेस कम देने की वो कोशिश करते हैं। द पर्पस इज कि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने खुद को फेस सेविंग देना चाहते हैं और वो दुनिया के सामने अपनी सुपर पावर का इमेज बरकरार रखना चाहते हैं। जबकि दूसरे साइड पे अगर हम ईरान को देखें, जो कि एक वीकर पावर है, छोटा एक कंट्री है, तो वो एक बहुत स्पेसिफिक आउटकम्स के साथ नेगोशिएशन जो है वो प्रोसेस में वो एंटर होगा। तो जो पाकिस्तान की शटल डिप्लोमेसी थी, पाकिस्तान को सारे लोग मीडिएटर कह रहे हैं, बट पाकिस्तान इज एक्चुअली अ फैसिलिटेटर, और इसको हम कंसीलिएशन भी कहते हैं, जिससे पाकिस्तान बहुत क्विकली प्रपोजल्स, मैसेजेस, जो उनके पॉस्चरिंग है और प्राइम इंटरलॉक्यूटर के तौर के ऊपर वो दोनों पार्टीज के बीच में वो प्रपोजल्स और मैसेजेस रिले कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जो पाकिस्तान से एक हफ्ते के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने 2 दफ़ा जो है विजिट किया तेहरान को, और साथ ही फील्ड मार्शल साहब ने बहुत तेजी से जो है अपना विजिट स्केड्यूल किया, और इरानियन इंपॉर्टेंट जो उनके एलीट्स हैं, पॉलिटिकल एलीट्स और IRGC के कमांडर्स हैं, उन सबसे मुलाकातें की। और आप देखिए कि इस सारे हमेशा जो डिप्लोमेसी होती है, इट्स अ वेरी कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, इट्स अ पीस प्रोसेस। तो इसमें ये होता है कि स्पॉयलर्स भी होते हैं, प्रोसेस को डीरेल करने वाले एलिमेंट्स भी होते हैं, और आपने देखा है कि इस पूरे प्रोसेस में बार बार डीरेल करने के लिए बहुत से स्पॉयलर्स ने कोशिशें की हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला के पाकिस्तान ने और भारत ने अपना किरदार जरूर अदा किया है। अच्छा मरियम, हमें यहाँ पर पाकिस्तान को इस बात का भी क्रेडिट देना होगा कि जब ये बातचीत का आगाज हुआ था तो उस वक्त हमारे सामने जो पॉइंटर्स आ रहे थे वो अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स थे, ईरान की तरफ से 10 पॉइंट्स थे, लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को 9 पॉइंट्स पर लेकर आ गया है। अब जो मुआहदा या जो एजेंडा जो हमारे सामने मुमकिन तौर पर आ सकता है, जो डील जिसके बारे में मार्को रूबियो भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि आज ही हो जाए मुआहदा या 1-2 दिन में हो जाए, तो उसके लिए 9 पॉइंट्स की बात हो रही है। आपके मुताबिक क्या फाइनल मुआहदा हमारे सामने आ सकता है? किरण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझ लीजिए कि जो हर पीस प्रोसेस होता है उसकी कोई एक खास ट्रेजेक्ट्री नहीं होती जिसको हम फुली तौर पर पहले से सकें हम, लेकिन हमेशा होप्स के साथ और बहुत रॉबस्ट और डायनामिक अंदाज में फैसिलिटेटर्स जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दोनों पार्टीज को टॉक्स के ऊपर जो है गामजन रखें इसके रास्ते पे, और मुसलसल कोशिश करें कि वो पॉस्चरिंग करके किसी तरह किसी एक खास प्रपोजल पे एग्री करें। आपने बात की 9 पॉइंट्स की। ये एक अहम पॉइंट है हमारे लिए कि जो पाकिस्तान की तेज
आपकी आवाज़ मरियम साहिबा नहीं आ रही है, लेकिन बड़ी हौसला अफजाई की है और आप भी काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही हैं इस वक्त इस तमाम सूरत हाल को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया साथ आप मौजूद थी। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ। कल भी हमने उसका तस्करा किया था। शेर अफजल मरवत साहब, उनकी तरफ से मेरे प्रोग्राम में बताया गया था कि वो अब जल्द अदालत में दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। अब उन्होंने दरख्वास्त दायर कर भी दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर बड़ा मुख्तलिफ आ रहा है। सवाल हमारा यही है कि क्यों चाहते हैं शेर अफजल मरवत साहब अली अमीन गंडापुर साहब की बहाली, और इसके साथ साथ अब जब ये सारी बातें शुरू हुई हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब तो अपनी वजाहत दे रहे हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ भी शुरू हो गई हैं। कोई कह रहा है कि किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये साजिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया और साथ साथ उन्होंने एक मुलाकात का भी बताया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दाखिला के दरमियान मुलाकात हुई है और बैरिस्टर गौहर भी ये बता रहे हैं कि ये इमरान खान साहब की हमशीरा के घर पर मुलाकात हुई है। तो इन दोनों अहम मामलात पर शेर अफजल मरवत साहब को ही मदऊ किया है हमने। मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं प्रोग्राम में, इसी हवाले से उनसे डिस्कस करेंगे। सर, आप मेरे प्रोग्राम में बता कर गए थे कि आप ये करने जा रहे हैं और फिर आपने कर दिया, तो ये बताइएगा कि वजह क्या है, क्यों आप चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब घर जाएं, अली अमीन गंडापुर साहब वापस नशिस्त में आए? किरण, बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। जब मैंने आपके प्रोग्राम में ये बताया था तो मैंने वजूहत भी बताई थी उस वक़्त जो हालात थे, और वजूहत जो हैं अभी जो मुझे जिस ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, तो इस हवाले से मैं अपना मौक़िफ़ अभी तक मैंने किसी चैनल पे नहीं दिया, आज आपके तवज्जुह से दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरा तो कोई रिश्ता नाता पीटीआई के साथ रहा ही नहीं। जब इन्होंने एक नहीं 3 दफ़ा मुझे निकाला और मेरी तमाम खिदमात और जो मेरी कुर्बानियाँ थी उनका सिला जो है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट जो खान की बहन है बांटती रही, और जो इनका सोशल मीडिया है, पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो मुखालिफिन को डराया करते थे कुत्तों से, और आजकल जो हैं वो लेब्राडोर साइज़ के इन्होंने यूट्यूबर रखे हुए हैं, छोड़ देते हैं मुखालिफिन पे। बड़ी सख्त बात कर रहे हैं सर। जी, मैं सख्त क्या, ये कासम सूरी यूट्यूबर है, खुद जेलिए में नेता 2018 में जुनून कहते थे ना कि चंद सीटों पे दान ली हुई है, ये भी हजरत जो है जेलिए में नहीं बना, आजकल जनाब यूट्यूब पे बैठा होता है। इसके अपने कंटोनमेंट एरिया में 2 रेस्टोरेंट है, चल रहे हैं, लाखों करोड़ों की आमदन है। साबिर शाकिर ने अभी यहाँ उसका ज़ेर तामीर है इस्लामाबाद, जो ये जो ग्रीन है गुलबर्ग ग्रीन, वहाँ पे उसका एक फार्म हाउस बन रहा है। इमरान रियाज साहब जो हैं करोड़ों नहीं अरबों में खेल रहे हैं, शहबाज गल साहब जो हैं उसकी आमदन दे के, और ये वो लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है माँ सिवाय इसके कि पाकिस्तान पे, पाकिस्तानियों पे और हर उस शख्स पे यलगार करें जिनका इनको इशारा मिलता है। तो लिहाजा ये जो 4-5 इशारा कौन देता है? मोहतरमा अलीमा खानम इस सब चीज़ की आर्किटेक्ट है। सही। और ये तमाम कैंपेन ये बातें आप पहले भी कर चुके हैं, कई सारे प्रोग्राम्स में कर चुके हैं। मैं बेसिकली स्पेसिफिकली जो आप केस लेकर गए हैं अब अदालत में, और क्योंकि आगाज़ आपने यहीं से किया था, मेरे प्रोग्राम में आपने बात शुरू की थी, तो मैं आपसे पूछना ही चाहती हूँ कि ये बात आपने की थी तकरीबन 6 महीने पहले, जब आईनी और कानूनी वजूहात मौजूद थी, क्योंकि आप खुद भी जज रहे हैं, आप वकील भी हैं, तो ये 6 महीने क्यों लग गए वजूहात के बावजूद इस दरखास्त को अदलत में ले जाने में? ये जो बात मैंने की थी, आपको याद दिला दूं, ये मैंने 6 महीने पहले नहीं की थी, अभी तो टोटल 6 महीने सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला बने हुए हैं। ये बात मैंने की थी तकरीबन 2 माह कबल, और 2 माह कबल तक मैंने वजूहात ये बताई थी कि नई हुकूमत बनने के बाद जो है अलीमा खानम सलमान अकरम राजा की ईमा पे वज़ीर आला साहब को मजबूर करके उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो है सियासी बुनियादों पे जो है मेरे हलके में मुझे तंग करना शुरू किया। अजीज़ वकारिब को ट्रांसफ़र किया, तमाम फंड बंद किए, जिन कमेटियों का मैं चेयरमैन था जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे उनसे विड्रा किया, और ये इन अवामिल की कोई रोकथाम ही नहीं थी। मैं बैरिस्टर गौहर साहब के पास गया, उनको रिक्वेस्ट की कि ये देखें मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं इन रवैयों का हकदार नहीं हूँ, वज़ीर आला साहब को समझाएं। शाहरियार अफरीदी साहब दरमियान में आए, उनको मैंने रिक्वेस्ट की। पीटीआई के जो 2-3-4 लोगों से मेरे अच्छे मरासम हैं और सबको मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई किसी की बात नहीं मानी गई। जिसके बाद मैंने कहा मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है माँ सिवाय इसके कि इन कदूरतों पर मबनी
रवैयों का जवाब जो है उस कानूनी असूल जो कि खान साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुरतब किया 2018 में, इमरान अहमद खान नियाज़ी वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इस केस में जो असूल मुरतब किया वो ये था कि अगर कोई अदालत किसी को सज़ा दे देती है और वो सज़ा गलत हो या दुरुस्त हो, लेकिन अगर वो सज़ा स्टैंड करती है तो अगर वो शख्स बादशाहगर नहीं बन सकता है, यानी कि वो ना कोई हिदायत दे सकता है। और ये खान ने ये प्रोपोजिशन दी थी, तो लिहाजा उन्होंने जो सेनेट के टिकट जिनको नामजद किया था वो अच्छा, यानी आईनी और कानूनी वजह मौजूद थी, लेकिन क्योंकि आपको तकलीफ पहुंची तो आपने तकलीफ पहुंचने की बुनियाद पर फिर ये केस दायर कर दिया। अगर ये वाली सिचुएशन ना होती तो ये ऐसे ही चलता रहता, आप ना करते? देखिए, मेरी कोई ज़ाती अदावत तो नहीं है। अब ये जो अली अमीन खान की तरफ खींच रहे हैं उसकी भी ट्रॉलिंग हो रही है, मेरी ज़ाती कोई अदावत सुहेल अफरीदी साहब से नहीं है। हाँ। और मेरा ख्याल है कि ये अखलाकी तकाज़े या अखलाकियात के ताने उस शख्स को दिए जाएं जिन पर कोई आपका इस्तेमाल। अली अमीन की आपने बात की, वो तो जैसे ही आपने ये किया है उन्होंने फौरी तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान किया है सारे मामले से, तो वो वाकई लाताल्लुक हैं या आपने एतमाद में नहीं लिया या फिलहाल उनकी कोई मजबूरी है? मैं इस हवाले से क्या कहूँगा, मतलब ये है कि मैंने तो जो रिलीफ मांगी है वो तो यही है। देखिए, अगले दिन जो है पार्टी ने मजम्मत कर दी। एक जुनैद अकबर खान ने कोई इंतहाई अच्छा बयान दिया, मुतवाज़न बयान दिया। ये पार्टी मेरे साथ धमकियों या गालियों की ज़बान के बजाय इंसानी रवैये से भी बात कर सकती थी। अली अमीन साहब को इल्म था आपकी दरख्वास्त का? मेरा ख्याल है कि इसका इल्म सारे पाकिस्तान को था। नहीं, अली अमीन साहब को था, तमाम को था। मैंने तो अल-ऐलान कहा था, ये साजिश जो कह रहे हैं तो साजिश तो होती है जो चोरी छुपी की जाती है। मैंने कौन सी बात ऐसी की है जिसका मैंने ऐलान न किया हो? बरमला करता हूँ, ये चोरी छुपे की जो वार हैं, वारदातें हैं, ये मुझे। अली अमीन साहब को जब ये पता चला कि आप उनकी बहाली चाहते हैं तो उन्होंने आपको रोका या उन्होंने आपके को पुश किया कि ठीक है आप जाएं? क्या किया उनकी तरफ से? क्या कोई रिस्पॉन्ड तो आया होगा ना आपको? नहीं, उनका मेरा ख्याल है कोई इस्तेकाक नहीं बनता है कि वो जो है मुझे रोके। अलबत्ता दोस्ती में अगर वो मुझे कहते जी, जो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन ये पीटीआई भी अगर मेरे साथ जिम्मेदारी से एहतराम से बात करती जी तो शायद आप ये ना करते। सर, लेकिन एक सवाल ये भी है ना, ये पीटीआई भी यही बात करेंगे कि अगर ये अली अमीन गड्ढापुर साहब जाते हैं तो फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब जाते हैं तो फिर उसके बाद अली अमीन गड्ढापुर साहब भी नहीं रहेंगे, फिर अली शेर अफजल मरवत साहब जिस टिकट पे हैं वो टिकट भी जो है वो एक नाअहल या सजा याफ्ता शख्स ने ही दिया था, यानी इमरान खान साहब ने दिया था। किसी अहमक की बात होगी, कानून से वाबस्ता कोई शख्स ऐसी बात नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये है कि शेर अफजल मरवत या पीटीआई के जितने एमपीएज या एमएनएज हैं जी, उसको कोई टिकट पीटीआई का जारी ही नहीं हुआ है। हम तो आज़ाद मुंतखब हुए हैं, हमने कोई टिकट पीटीआई का जमा ही नहीं, तो लिहाजा कौन से खान का टिकट था जिस पे हम डिस्क्वालीफाई होंगे? ठीक। दूसरी बात यह है कि खान को 5 अगस्त को सजा सुनाई गई 2023 को हुमायूं दिलावर साहब की अदालत से 3 साल तोशाखाना 1 में, और वो सजा 29 अगस्त को सस्पेंड हो गई थी जी। तो लिहाजा वैसे अगर कोई दूर की भी कोड़ी ले आए, चूंकि जिस शख्स ने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा है वो शख्स जो है उसको एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता कि वो शख्स जो है कोई भी है वो खान की तरफ से दिया। हम तो आजाद थे, फिर चले गए बैट्समैन के पास जी। हमने तो टिकट बैट्समैन के तकसीम किए थे, मैंने खुद अपना टिकट उसी को जमा किया था। बैट्समैन तो फिर मुनकिर हो गया। ये भी जी बड़ी मेहरबानियां हैं। पीटीआई इन वारदातों पे तो तफ्तीश नहीं करती है कि बैट्समैन को कौन लाया था जी। और ये लाए थे शिबली फराज साहब लाए थे, और ये जो नकवी है जो बुजुर्ग नहीं है कराची का, फिरदौस शमीम नकवी, ये ले आए थे। और ये टास्क था कि जनाब अली देखो, खान ने कहा कि शिरानी साहब के साथ मुआहदा कर लो जी। जब मुआहदा हमारा हो गया, मुआहदा लेकर हम गए, वापस आए, खान ने अप्रूव किया, सीटों की एडजस्टमेंट हो गई। ऑल ऑफ ए सडन बगैर खान की इजाजत के
ये फैसला हो गया कि हमने बैट्समैन के पास जाना है। खान ने फिर कहा था कि अगर शिरानी साहब को कोई मसला पेश आता है तो फिर आप SIC में जाएं। जी, SIC में भी नहीं गए। अभी वो तो गलती थी। अभी आप देखें कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पार्टी का क्या हाल है, कौन सा निशान है इनके पास, ये उससे भी सबक नहीं सीख सके। तो लिहाजा ये तो नहीं, वैसे ये पार्टी की गलती है कि उनके पास कोई निशान नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो जिनके साथ वो इत्तेहाद बना रहा है और उनके साथ वो नहीं इलेक्शन कमीशन अलॉट कर रहा, तो ये पार्टी की गलती है। देखिए ना, आपको अंदाजा होना चाहिए था कि कश्मीर में भी इन्होंने आपको भी निशान करना था और गिलगित में भी करना था। हाँ। तो लिहाजा आपके पास प्लान B होना चाहिए था ना, आपके पास प्लान C। ये 2.5 साल गुजर गए, अभी तक कोई एक और या दो प्लान नहीं बना सके। सर, आप जिन्हें अपना चेयरमैन मानते हैं ना, वो जरा क्या कह रहे हैं सुनवाइएगा। बैरिस्टर गौहर साहब की बात जवाब दीजिएगा सर। शेर अफजल मरवत साहब ने एक पिटीशन फाइल की है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वो टेक्निकल बुनियादों पे भी उड़ जाएगी क्योंकि ऐसी पिटीशन एंटरटेन नहीं हो सकती। ये सियासी सवाल होता है कौन सूबे का वजीर आला होगा, लेकिन ये एक साजिश की जा रही है और इस साजिश की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। साजिश की मजम्मत हो रही है। पहले तो जो मेरे अच्छे दोस्त हैं जो इन्होंने मजम्मत का लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं इस मजम्मत की मजम्मत करता हूँ। और साजिश तो अगर मैं करता तो चोरी छुपे करता, और मैं तो 3 महीने से डंकी की चोट पे कह रहा हूँ कि ये पिटीशन दायर करूंगा, तो कौन सी साजिश है? ये बैरिस्टर गौहर साहब गवाह है ना। पहले इनके पास में गया था, मैंने कहा ये KP की हुकूमत को रोकें। और ये बैरिस्टर गौहर साहब, इनको पता है मैं कितना एहतराम करता हूँ, ये मेरे साथ प्यार से भी बात कर सकते थे। ये अगर चाहते कि कोई मसला हल हो तो ये लोग मुझे फोन करते, मेरे साथ बैठते। बैरिस्टर गौहर वैसे आपको फोन करके कहते तो आप दरखास्त वापस ले लेते या जमा ना कराते? अगर ये आते और मुझे कहते, मुझ पे कोई हक जताते, कोई दोस्ती का हवाला देते, खान का हवाला देते, तो मतलब ये है कि मैं इतना जो है ये तो नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इज्जत। अभी जितने आप लफ्ज इस्तेमाल कर चुके हैं खान साहब के लिए, तो आज भी अगर वो हवाला देते हैं तो ये अभी भी क्या दरखास्त वापस हो सकती है? वैसे खान के लिए कौन से लफ्ज? ये अगर ये दोबारा अगर आपको कहते हैं खान साहब के लिए कौन से ऐसे लफ्ज इस्तेमाल? भाई मैंने जो इस्तेमाल किए, मैं वकील हूँ, कानूनी पैराए मैंने तो कानूनी पैराए में कहा है, और ये रसूल खान की प्रोपोजिशन थी। चले, अभी आप दरखास्त इसके कहने पे वापस लेंगे? नहीं, मैंने तो अब नहीं लेंगे। देखिए, मैंने तो ये आपको अर्ज किया ना कि ये अगर शराफत से, प्यार से, एहतराम से मेरे साथ बात करते तो मैं कोई इतना दूर तो नहीं था। अब गुंजाइश खत्म हो गई है। मेरा ख्याल है कि जो ट्रॉलिंग ये कर रहे हैं, जिस तरह के बयानात शफी जान ने दिए, अब मैंने तो जो है ना कल उनको बता दिया, ये सारे बयानात जो हैं जी मैं सूद के अलीमा खानम को मैं वापस नहीं। आप ये नविश्ता दीवार हो गई है, अब आप वापस नहीं लेंगे दरखास्त? देखिए, दरखास्त जो है वो तो जमा हो गई है, ये तो अब कोर्ट से वापस हो सकती है, जो कोर्ट में लगेगी तो वापस होगी। सही, ठीक है, ठीक है ना। मतलब ये है कि मैं किस तरह ये कह दूं कि मैं वापस लूं, मैं तो मैंने दायरी इसलिए की थी, लेकिन मैं ये गिला करता रहा हूँ, ट्वीट में भी कहा नहीं सर, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के हवाले से मैं पूछ रही थी ना, अगर कोई आपको राब्ता कर देता है, भी कहा था ना, लेकिन आप थोड़ा एहतराम से बात करते। सही। अब मुझे ये फरमाए, शफी जान साहब का आपने तस्करा किया ना, तो वो बड़े मुतमईन है, कल थे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद, तो वो कह रहे थे कि अगर अदालतों से इस दरखास्त पर कोई फैसला आ भी जाता है, सुहेल आफरीदी साहब को हटाया भी जाता है, तो जो पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैठी हुई है, वो दोबारा सुहेल आफरीदी साहब को मुंतखब कर लेगी और वो दोबारा वजीर आला हो जाएंगे, तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने पिटीशन पढ़ी नहीं है। ये शफी जान जो है ना, वजीर बनने से पहले सब्जी मंडी में आड़त का कारोबार था, अमरूद का, तो उनको ये इल्म नहीं है कि कवानीनी ये आप तंजिया कह रहे हैं वाकई? नहीं, आड़त का बड़ा अच्छा कारोबार था, बड़े अच्छे पैसे कमाते थे। सही। हाँ, तंजिया मैं क्यों कहूँगा। शफी जान मुझे बड़ा अजीज है, आजकल मेरे खिलाफ जरा ज्यादा बोल रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे। वैसे आपके साथ जो अजीज होता है वो फिर बाद में ऐसा कुछ होता है। अब ये मुझे बताएं, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है और आपके इल्म में है कि इस तरह की कोई मुलाकात? फिर ये जो मुलाकात हुई है वजीर आला से, इसका मकसद क्या था? और फिर इसमें जो मजीद इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो ये आ रही है कि खान साहब की हमशीरा के घर पे मुलाकात हुई, तो कौन सी हमशीरा के घर हुई? हमशीरा जो है ना, इसकी पहली मुलाकात जो है वो 29 मई को हुई थी नदीम अंजम साहब के साथ 2023 में, जिसके जरिए इन्होंने अपने बेटों को बाहर भेजा। ये मुसलसल राब्ते में हैं और ये मुलाकातें बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। एक तस्सीह मैं कर दूं, बैरिस्टर गौहर के घर पे हुई थी और खान साहब की हमशीरा साथ मौजूद थी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जी, नहीं, मैं जो आपसे सवाल पूछे थे मैं उसका बता रहा हूं। उसका मुझे इल्म है
जी मुझे इसका इल्म है इस मुलाकात का। क्या थी मुलाकात, क्यों हुई थी? देखिए उसमें बेसगौर साहब से मेरी बात हुई थी। मुलाकात जो है, देखें इस मुलाकात को मैं बुरा नहीं समझता हूँ, क्योंकि सूबाई हुकूमत के अपनी मजबूरियाँ होती है, मरकज़ के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन रखनी है, लेकिन जो मोहतरमा की दखीलकारी होती है वो फिर पीटीआई के अंदर जो है कोई सियासी ग्रुपिंग जो है उसको प्रमोट करना होता है। बहरहाल इस मुलाकात में बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई या इमरान खान के इलाज के हवाले से कोई बातचीत है या उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस मुलाकात से? देखिए ये एक कोशिश थी कि मरकज़ के साथ जो है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ज़रा बेहतर किए जा सके। तो मेरा ख्याल है कि शायद गिले शिकवे मोहसिन नकवी साहब की तरफ से हुए हैं, इनकी तरफ से मुतालबे कम ही हुए हैं। अच्छा जी हाँ, सही। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे ये मामला कहाँ पहुँचता है ये आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गाज़ा के हवाले से बात करेंगे। गाज़ा के लोगों के साथ इसराइल क्या जुल्म ढाता है ये तो हम मुसलसल बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर मदद ले जाने वालों के साथ भी क्या कुछ होता है आज ज़रा तफसीली तौर पर आपको बताएंगे। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ, और अब जो मैं सेगमेंट करने जा रही हूँ इससे पहले ये ज़रा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये जो कमज़ोर दिल अफराद हैं और बच्चे हैं वो ना देखें, क्योंकि सेगमेंट में बताए और दिखाए जाने वाले मनाजिर और कहानियाँ इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। जिस्मों पर तशद्दुद के निशानात, हतक-आमेज़ सलूक का शिकार, रूह पर लगी चोटें, ये तमाम अफराद न तो कोई कैदी हैं न कोई मुजरिम है, ये सिर्फ इंसानियत के लंबरदार हैं। ये तमाम लोग ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के रजाकार हैं जो जालिम इजराइल के ज़ेरे तसल्लुत मासूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए गाज़ा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन समेत 40 ममालिक से गाज़ा फ्लोटिला के सैकड़ों कारकुनान को इसराइली फोर्सेस ने बैनुल-अक़वामी पानियों में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ उन्हें मुल्क बदर करके तुर्की भेज दिया गया। कारकुनों की जानिब से इसराइली इंतज़ामिया पर हिरासत के दौरान इंतहाई शर्मनाक हद तक बदसलूकी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। गाज़ा फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने कम अज़ कम 15 अफराद को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का दावा किया है, जबकि दीगर अरकान ने बताया है कि उन्हें शदीद हद तक मारा पीटा गया और गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ा है। इसराइली हुकूमत और काबिज़ फ़ौज ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है, लेकिन गाज़ा फ्लोटिला के रज़ाकारों के जिस्मों पर मौजूद बदतरीन तशद्दुद के निशानात ये गवाही दे रहे हैं कि हकीकत यही है। 2 दिन पहले इसराइली वज़ीर बराए कौमी सलामती भी एक वीडियो शेयर कर चुके हैं जिसमें वो हाथ पुश्त पर बंधे हुए घुटनों के बल बैठे गिरफ्तार रज़ाकारों को दिखाया गया है। इन रज़ाकारों में पाकिस्तान के सादीदी भी शामिल थे जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि वहाँ उन्हें क्या कुछ सहना पड़ा है। लेकिन इसराइली हुकूमत पर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद के इल्ज़ामात ये पहली बार तो लगे नहीं हैं। 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2025 में इसराइली जेलों से रिहा होकर गाज़ा वापस पहुँचने वाले फ़लस्तीनी कैदियों ने BBC को बताया था कि उन्हें बरहना करके गार्ड्स ने तशद्दुद किया था। कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो मैं TV पर तो बयान भी नहीं कर सकती। तशद्दुद का शिकार फ़लस्तीनी ने बताया था कि इसराइली गार्ड्स उन्हें तशद्दुद करके कहते रहे कि हम तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी वालिदा और दोस्तों को भी यहाँ लाना चाहते हैं। इससे पहले भी BBC की एक रिपोर्ट में रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों ने बताया था कि इसराइली क़ैद में काबिज़ हैवानी फ़ौज और उनके आकाओं ने गैर इंसानी सलूक की हर हद पार करते हुए उन पर केमिकल फेंका और उन पर उनके जिस्मों को आग लगा दी थी। कुछ को बिजली के झटके लगाए गए थे, किसी पर जानलेवा कुत्ते छोड़े गए थे। बहुत से दर्दनाक कैदी ऐसे तशद्दुद से शहीद हो गए थे। 2024 में इसराइली फ़ौज की एक जेल के अंदर से लीक होने वाली CCTV फुटेज में दिखाया गया था कि गाज़ा के एक फ़लस्तीनी शहरी को मुबैना तौर पर जेल एहलकारों ने जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाया था। गैर इंसानी सलूक से कई फ़लस्तीनी अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। इसराइल में सच दिखाने वाले सहाफ़ियों को भी शदीद अज़ियतें दी जाती हैं। 3 महीने पहले कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 17 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मैं उन सहाफ़ियों के बयानात नशर भी नहीं कर सकती जो बता रहे हैं कि उन्हें जानवरों और मुख्तलिफ आज़ा से बदसलूकी का निशाना बनाया गया था।
साथ दीदी मेरे साथ मौजूद हैं, रुकन है समूद फ्लोटीला के, पाकिस्तान पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सद शुक्र, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और यकीनन पाकिस्तानी यही जज्बा रखते हैं गाज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, और जो लोग जाते हैं वो हम तमाम का वो जज्बा यकीनन अपने साथ लेकर जाते हैं। आप उस काफ़िले का हिस्सा थे जिस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, तशद्दुद की खबरें आई। क्या आपने वहाँ पर देखा और निकलने में किस तरह से आप कामयाब हुए हैं? क्या आप पर भी तशद्दुद हुआ है वैसे? 9 बजे किया गया इंटरनेशनल वाटर में जो गैर गजा से 270 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर इंटरनेशनल वाटर्स में इलीगली हमें किडनैप किया गया। और जैसे ही हमें इन्होंने इंटरसेप्ट किया उसके बाद से ही 3 दिन तक इन्होंने हमें प्रिजन बोट में रखा, जहाँ पे टोटल 180 कैदी थे हम, और उनके साथ तशद्दुद करते रहे हैं, जिसमें 180 में से 35 लोगों को जो है माइनर मेजर फ्रैक्चर्स में है, 5 लोगों को जो है वो हेड इंजरीज भी थी, और एक का आंख जाया होने का खदशा है, एक के कान के पर्दा फटना का खदशा है, और एक बंदे के 2 दांत तोड़े गए। इसमें 3 लोगों को जो है वो इंजेक्ट किया गया किसी अननोन सब्सटेंस से, वो नहीं पता क्या चीज थी, लेकिन इसमें एक और 12 लोगों के साथ जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया, जो हमारी प्रिजन बोट थी इसमें। और ये तशद्दुद जो है वो सबके साथ करते थे, और 3-3, 4-4 घंटे तक हमें नील डाउन कराते थे प्रिजन बोट के अंदर, लाते मारते थे, मुक्के मारते थे। 3 कंटेनर थे, एक टॉर्चर का कंटेनर था, 3 कंटेनर में हम रहते थे। 180 बंदे, 60 बंदा जो है वो एक कंटेनर में रहता था। जमीन पे थप्पियां लगा के सोते थे हम, रात में ठंड होती थी, ये लोग फ्लड भी करते थे, पानी भी डालते थे ताकि हम जो है वो गीले हो जाए, बीमार रहें, हमारी हिम्मत टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसमें कई लोग ऐसे थे यूरोपियन जो कि नॉन मुस्लिम थे, इसमें नॉन मुस्लिम की तादाद जो है वो ज्यादा थी इस फ्लोटिला के अंदर। यूरोपियन, अमेरिकन, ब्राजीलियन, ट्यूनिस, 45 से ज्यादा मुल्कों के लोग सवार थे इस फ्लोटिला के अंदर। और जो है हमने भूख हड़ताल भी रखी हुई थी, 4 दिन तक हमने खाना नहीं खाया इनका, पानी जरूरत थी, पानी पीना पड़ा हमें, लेकिन ये 4 दिन तक रवैया इन्होंने अपनाया हमारे साथ। और ये दिन में 3 टाइम आते थे, और एक गनरेट की एक किस्म होती है जिसमें छर्रे नहीं निकलते, लेकिन आवाज जो होती है वो बहुत लाउड होती है, वो गनरेट हम पे मारते थे। ये लोग राइट फोर्स जो होती है प्लास्टिक शील्ड के साथ लेके आते थे, उसमें गने पॉइंट करते थे, हमें गनरेट जो है वो मारते थे ताकि हम सो ना पाए। दिन में 3-3 दफा हरासा करते थे हमें, और मेंटल टॉर्चर करते थे। 2 दिन तक इंटरसेप्शन चला, 48 घंटे तक इंटरसेप्शन। साथ जिस तरह से आप बता रहे हैं, तमाम लोग ही वहाँ पर 180 जो मौजूद थे, आप पर भी तशद्दुद हुआ? सब पे तशद्दुद किया है इन्होंने, किसी एक बंदे को नहीं छोड़ा, किसी एक बंदे को ना, औरत को। हमारे साथ 77 साल खातून थी फ्रांस से, जो कि मेरी बोट में थी, हम सारे साथ एक साथ सवार थे, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया है इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ये इंसान ने, ये शैतान से भी ज्यादा कुछ ऊपर की चीज है, ये वो है। शैतान भी ऐसा नहीं करता होगा, शैतान ने तो सिर्फ जो है वो सजदा करने से इनकार किया था। ये इंसान नहीं हो सकते। ये मुझे नहीं समझ आता ये कौन सी आपको लगा किसी भी वक्त जो आप जो सब कुछ बता रहे हैं, तो इस तरह के हालात में कभी आपको लगा, महसूस हुआ कि इस कैद से वापस जाना मुमकिन नहीं होगा? हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, हमें कुछ बताया नहीं जाता था। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो खौफनाक मंजर जो होता था, रात को जब इंटरसेप्शन होती थी तो हम सारे अपने अपने कंटेनर में होते थे, और ये लोग रात में जब इंटरसेप्शन होती थी उसको ज्यादा टॉर्चर करते थे, लोगों को तेज करते थे, सारी चीजें करते थे। उस वक्त जो है हम उनकी चीखें जब सुनते थे ना, तो खौफ का मंजर होता था हर तरफ, और अफसोस हो रहा होता था कि क्या हो रहा है। हम एक नॉन वायलेंट ह्यूमैनिटेरियन एड का मिशन था, जिसमें हमारे पास कोई असला नहीं था, जिसमें हम जो है वो खाने की अजिया, खाने की चीजें, मेडिसिन, बेबी फार्मूला मिल्क बच्चों के लिए, खवातीन के लिए, और जो वहाँ पे बुजुर्ग हैं उनके लिए सामान लेके जा रहे थे, राशन लेके जा रहे थे। हमें वो पहुंचाना मकसद था हमारा। नॉन वायलेंट मिशन था हमारा, पीसफुल मिशन। इन्होंने हमारे साथ
4 दिन तक ये जुल्म किया है और हमें नहीं पता था ये कब छोड़ेंगे कब नहीं, क्या करेंगे। और ये गजा फलस्तीन के अंदर पिछले 80 साल से जेनोसाइड चल रहा है और कोई इस्लामिक ममालिक जो है इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। अफसोस होता है इस बात। इवन के बिल्कुल पाकिस्तान आपकी बात दुरुस्त है। मैं यही सोच रही थी जब आप बता रहे थे कि आप वहां मदद के लिए गए थे, जो आपके साथ सलूक हुआ, तो जो फलस्तीनी मासूम वहां पर रहते हैं उनके साथ जो मुसलसल होता है वो कितना अजियतनाक है। बहुत शुक्रिया आपका साथ दीदी साहब, अल्लाह ताला फरमाए और वहां मौजूद फलस्तीनियों की बेहद हिफाजत फरमाए। एक ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नए सूबों के हवाले से बात हो रही है, इस पर जरा तस्करा करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पाकिस्तान में हर कुछ दिनों में नए सूबों के हवाले से बात होती है, लेकिन फिर वो बात बराए बात ही रह जाती है। तो आज ज़रा तस्करा करते हैं हम कि पाकिस्तान में नए सूबे ज़रूरी क्यों हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का जो मौजूदा इंतज़ामी ढांचा है ये इंतहाई कमज़ोर है। मौजूदा सूबे फाक से वसाइल लेकर शहरों और देहातों में बराबरी से तकसीम करने में नाकाम है। कई सियासी मजबूरियाँ हैं, कई नाअहलियाँ हैं, लेकिन नतीजा ये है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे के 2 से 3 शहर तो तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बाकी ही नज़रअंदाज हैं। सिंध में मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची तो बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। तालीम, सेहत और इंसाफ जैसी बुनियादी खदमात की फराहमी हर शहर को यकसा मैसर नहीं है। मईशत का बड़ा हिस्सा गैर दस्तावेजी होने की वजह से हुकूमती टैक्स वसूली की सलाहियत महदूद है। सूबे किसी भी सूरत आबादी को कंट्रोल करना नहीं चाहते, क्योंकि इससे उन्हें सियासी फ़ायदा हासिल होता है। जितनी आबादी उतनी नशिस्तें और उतने ही ज़्यादा चांसेस पाकिस्तान पर हुक्मरानी के। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन आज भी मुल्क सिर्फ 4 सूबों के ज़रिए चलाया जा रहा है। हालांकि ये जो ढांचा है ना 4 सूबों का, ये उस वक्त बनाया गया था कि जब ये आबादी तकरीबन आधी थी। हम मगरिब की तरक्की की मिसालें देते हैं, लेकिन वहाँ का जो इंतज़ामी ढांचा है उसे फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की की आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ है, लेकिन वहाँ 81 सूबे हैं। सिर्फ पंजाब की आबादी जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से ज़्यादा है। इसके बावजूद जर्मनी की 16 रियासतें हैं। फ्रांस की बात करते हैं, 18 रीजन्स हैं वहाँ। इटली के 20 रीजन्स हैं। पाकिस्तान का 40% से ज़ायद हिस्सा बलूचिस्तान है, जहाँ आबादी सबसे कम और गुर्बत सबसे ज़्यादा, तकरीबन 70% है। 18वीं आइनी तरमीम ने इख्तियारात विफाक से सूबों को मुंतकिल किए, लेकिन सूबों से अजला तक इख्तियारात की मुंतकली यकीनी नहीं बनाई गई। NFC के ज़रिए सूबों को खरबों रुपए मुंतकिल किए जाते हैं, लेकिन सूबों के अंदर इन वसाइल की तकसीम अक्सर सियासी तरजीहात के मुताबिक ही होती है। पाकिस्तान में इस वक्त सूबे ताकतवर और विफाक कमज़ोर है। सूरत हाल यह है कि वफाकी हुकूमत की कुल आमदन 19,000 अरब में से 16,000 अरब सूबों को और कर्जों की अदायगी में चले जाते हैं। वफाक के पास पीछे महज 3,000 अरब बचते हैं, लेकिन खर्चे तकरीबन 10,000 अरब रह जाते हैं, जिसमें से 2500 अरब दिफा के लिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तकरीबन 1900 अरब, सब्सिडीज़ के लिए 1000 अरब, पेंशन, तरक्याती मनसूबों और हुकूमती अखराजात के लिए 3000 अरब की ज़रूरत होती है। नतीजतन वफाकी हुकूमत को बजट खसारा पूरा करने के लिए मजीद 5,800 अरब रुपए। इस वक्त सूबों का मुकम्मल इन्हिसार वफाक से आने वाले पैसों पर है। अगर सूबे ज़रई आमदनी, खिदमात और जायदादों पर टैक्स निज़ाम नाफिज करें तो वो माली खुद कफालत हासिल कर सकते हैं। हर नया सूबा 10 से 20 हज़ार तक बराह रास्त सरकारी मुलाजमतों के मौक़े पैदा कर सकता है। मुल्तान, तुर्बत या सक्खर जैसे शहरों को सूबाई हैसियत मिलने से ये नए माशी मरकज़ बन सकते हैं। ये बहस लसानी या नस्ली तकसीम की नहीं, बल्कि बेहतर हुक्मरानी, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और आवाम तक रियासत की रसाई की है। अब ज़रूरत है कि एक आज़ाद और माहिरीन पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया जाए जो नए सूबों के लिए काम करे, और एक अवामी रेफरेंडम भी करवा लिया जाए जिससे मालूम तो हो सके कि आवाम चाहते क्या है, और जो फैसला हो वो फिर अवामी उमंगों के मुताबिक कर दिया जाए। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम। नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को और मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।